वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज इस सेशन में मैं बात करूंगा आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है जो कल ही रिलीज हुआ है उसके बारे में, और आगे हमारी जो क्वांट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए उसके बारे में। तो जैसा कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जानते ही होंगे, लगभग 10,000 वैकेंसी है। 5600 वैकेंसी आपकी क्लर्क की है, 3500 वैकेंसी के आसपास पीओ की वैकेंसी, बाकी 911 जो वैकेंसी है वो स्केल 2 एंड 3 की है। जरूरी डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 27 जून तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए, रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा जो पीओ क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम है वो इस अगस्त में हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और मिड ऑफ अगस्त तक लगभग जो है वो चलेंगे। पीओ मेंस के एग्जाम की बात करें तो 29 सितंबर को है, और क्लर्क मेंस की एग्जाम की बात करेंगे तो 6 अक्टूबर के को होगा। तो लगभग एक हफ्ते का दोनों में गैप है। ठीक। तो पीओ प्री और पीओ मेंस के बीच में अगर हम देखें, या क्लर्क प्री क्लर्क मेंस के बीच में देखें, तो बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आपको तैयारी प्री और मेंस की एक साथ करनी पड़ेगी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं एग्जाम का, जो आपको पता होना चाहिए। देखो, प्री एग्जाम में रीजनिंग और क्वांट केवल दो ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और सेम इज ट्रू फॉर पीओ। तो क्लर्क प्री हो या पीओ प्री हो, दोनों में जो है सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, 40 रीजनिंग 40 क्वांट। यहां पर भी 40 रीजनिंग 40 क्वांट, और दोनों के लिए कॉम्पोजिट टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का, है ना। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यू कैन इमेजिन द स्पीड प्रोवाइडेड के बहुत हाई जो है कट ऑफ जाती है क्लर्क में, है ना। 75 के आसपास कट ऑफ चली जाती है कई सारे स्टेट में। और पीओ में भी बात करें तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए पीओ में भी, आप जो है 65-70 का टारगेट लेकर चलोगे तब कहीं जाकर आप कट ऑफ निकाल पाओगे। और ऐसा टारगेट बनाना वो भी 45 मिनट के समय में, है ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो उसी चैलेंज को जो है हमें ओवरकम करना है। यहाँ पर आईबीपीएस ने खास बात यहाँ पर लिखी हुई है, वो ये कि आईबीपीएस रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। दिस विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन द इंफॉर्मेशन हैंड आउट। तो मतलब आईबीपीएस ने अभी एक यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी छोड़ी हुई है कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर दोनों की टाइमिंग जो है सेक्शनल भी कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का पैटर्न भी आप सभी जानते हो। एक देखो, जो आरआरबी का एग्जाम होता है, बैंकिंग की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके लिए आरआरबी का एग्जाम एक बहुत फेवरेट एग्जाम होता है। क्योंकि यहाँ पर ना प्री में तो इंग्लिश का सेक्शन होता ही नहीं है, और मेंस में भी चॉइस होती है इंग्लिश हिंदी में से, आपको कोई एक आप चुन सकते हैं। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है, ये मेरा सजेशन है, तो भी आपको इंग्लिश ही चूज करनी चाहिए। बिकॉज हिंदी में आपको बहुत डेप्थ में बहुत अच्छी खासी नॉलेज व्याकरण और ये सब चीज़ों की जो है लेनी पड़ेगी, और विद इन लिमिटेड टाइम ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ये मेरा सजेशन है। बिकॉज आप अदर बैंक एग्जाम्स की तैयारी तो करते ही हो, और वहां पर तो इंग्लिश की तैयारी करते ही होगे ना। तो यहाँ पर भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप इसमें थोड़ा आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि क्वांट में अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और क्वांट। तो क्वांट में 40 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन जो है 200 है, और 200 मार्क्स है। यहाँ पर कॉम्पोजिट टाइम है 2 घंटे का। एंड सेम इज ट्रू फॉर पीओ, है ना। क्लर्क और पीओ का सेम ही पैटर्न है, राइट। आगे अगर बात करें तो देखो, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए, और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ अगर मैं क्वांट की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं जाती। आई थिंक जो है पिछली साल भी अगर देखें तो 10-12 के आसपास रहेगी। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए क्वांट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो इसके लिए वहां पर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल पाओगे। अगर मैं क्वांट की स्ट्रेटजी की बात करूं, टिल प्रीलिम्स आपकी जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो देखो क्वांट में सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो पूरा खेल जो है स्पीड और एक्यूरेसी का है ना। आपको चाहे जितनी नॉलेज हो, प्री एग्जाम निकालना फिर भी आपके लिए टफ होता है। क्यों है टफ होता है? क्योंकि वहां पर टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइमर कब खत्म हो गया, 45 मिनट कब हो गए, और 80 क्वेश्चंस में से आप मालूम पड़ा कि 40 भी नहीं कर पाए, राइट। तो इसके लिए आपको टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो उसके लिए होता है मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या सेक्शनल टेस्ट देंगे, या नॉर्मल भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं,
अगर आपको वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जब आप क्वेश्चंस करें, लेट्स सपोज सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो प्री लेवल के, तो उसको टाइमर लगा कर करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो इसके लिए आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं जिन पर आपको ध्यान देना है, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इन पर तो सारे बच्चों की कमांड होनी चाहिए, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी बैकबोन है, पूरे अरिथमेटिक की बैकबोन है। आप इनके बिना डीआई नहीं कर सकते, इनके बिना आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इनके बिना आप अदर टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे रेशियो की बात करूं, अगर आपकी रेशियो पर कमांड है तो टाइम एंड वर्क आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा रेशियो पर बेस्ड है, अच्छा हो जाएगा। परसेंटेज पर आपकी कमांड है, प्रॉफिट लॉस अपने आप बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा, SICI बन जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। एवरेज आपका अच्छा है तो डीआई में काम आएगा, एवरेज के नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, है ना। तो मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इन पर पहले आपको कमांड बनानी है अपनी अच्छी, तब आप अदर टॉपिक्स को ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि प्री एग्जाम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 क्वेश्चन पीओ प्री में 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आए थे, डीआई के 10 क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल आए थे, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आए थे और अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं क्लर्क प्री एग्जाम की बात करूं तो उसमें जो है सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछ लिए जाते हैं, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन वही रहता है, डीआई वगैरह और अरिथमेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक भी पूछ ली जाती है। तो जो अगर क्लर्क प्री की बात करें तो वहां पर स्पीड मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल होता है ना। आपके जो है लगभग लगभग 20 से 25 नंबर जो है स्पीड मैथ्स से आपके वहां पर बन जाते हैं, ठीक है। और 40 में से 20-25 नंबर स्पीड मैथ से बना लेना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। कैसे करेंगे, कितना टाइम डिवोट करना है, चलिए इस पर आ जाते हैं। देखो हमारे पास अगर मैं हम प्री की बात करें तो स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डीआई, इन 3 चीजों पर ही तो ध्यान देना है ना। स्पीड मैथ्स का कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम में, तो जैसा कि अभी आपने देखा था, तो स्पीड मैथ्स में ये आ गया, ये आ गया 10 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर है। और 20 से 25 क्वेश्चंस जो है कंट्रीब्यूट करेगा स्पीड मैथ्स आपके क्लर्क प्री एग्जाम में, है ना। तो स्पीड मैथ्स की रेगुलर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है ना। स्पीड मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। रेगुलर आपको एक 10 मिनट का एक छोटा सा क्विज स्पीड मैथ्स का देना है। मतलब आपको ये लगता होगा कि सर क्या ही पढ़ूं मैं सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन आई तो कर तो लेता ही हूं, है ना, उसमें क्या करूंगा, तो हो ही जाएगा पेपर में, नंबर सीरीज बनी जाएगी, बनेगी तो बनेगी, नहीं आएगी तो छोड़ दूंगा, है ना। लेकिन ऐसे जो है काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आता हुआ है, जिस जो चीज स्कोरिंग है उनमें भी अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो फिर एग्जाम मतलब निकल ही जाएगा हाथ से। तो इनकी रेगुलर आपको मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, एक क्विज वगैरह, कभी नंबर सीरीज की, कभी अप्रोक्सीमेशन की, कभी क्वाड्रेटिक की, ये देते रहा करो। तो रेगुलर बेसिस पर अगर 10 मिनट आप इनको दे दोगे तो एग्जाम में आप देखो कि पीओ प्री में आपके 15 नंबर और क्लर्क प्री में 20 से 25 नंबर आपके इसी से पक्के हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा और मतलब यूजुअली लोग देते नहीं है, मतलब जिनको बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि सर मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मैं इन छोटी मोटी चीजों का क्या करूंगा, वही लोग प्री में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते मैथ्स अच्छी होती हुई भी, है ना। तो इसीलिए इस चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा मतलब अपने ईगो को साइड में रखकर प्रैक्टिस कर लो इसकी। बाकी अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो वो तो धीरे 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 इंप्रूव होगा, है ना। ओवरनाइट आप नहीं इसको कर सकते, आपको सारे टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने हैं एक एक बार, चाहे किसी कोर्स से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़ते हैं या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं या आप सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। सेल्फ स्टडी में थोड़े से मतलब चांसेस कम रहते हैं कि आप कम समय में सारे टॉपिक समझ पाओ। अगर आप किसी गाइडेंस में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, आपको मतलब कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो वो आप चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे आपका लेट्स सपोज 60% अरिथमेटिक कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप डीआई के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अरिथमेटिक को अलग रखेंगे, डीआई को अलग रखेंगे, बिकॉज कंप्लीट डीआई जो पूरा का पूरा डीआई है उसमें अरिथमेटिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भले ही वो डायरेक्ट अरिथमेटिक वाला डीआई हो या इनडायरेक्टली नॉर्मली कैलकुलेटिव डीआई हो, वहां पर भी अरिथमेटिक का रोल होता है, बिकॉज आप परसेंटेज का यूज तो करोगे, एवरेज का यूज करोगे, राइट, आप जो है कैलकुलेशन स्किल्स का यूज करोगे, सारी चीजें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का के कॉन्सेप्ट का यूज करोगे ही करोगे, है ना। तो वो अरिथमेटिक के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका 60% अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया ना, तभी आप डीआई पर
जा सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कहने का मतलब ये है ना। और उसके बाद जब 100% हो जाएगा तो फिर आप रेगुलर बेसिस पर डीआई करते चलिए, है ना, क्योंकि मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, दूसरी बात, प्री और मेंस की तैयारी आपको साथ साथ करनी है, बिकॉज प्री के बाद उतना समय आपको नहीं मिलेगा कि मेंस के लिए फिर आप तैयारी स्टार्ट कर पाओ। तो आप जो भी टॉपिक करें उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करते हुए चलें, है ना, तब आपका वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने प्री में केवल लेवल 1 कर लिया, अब सर लेवल 2 और लेवल 3 में या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको प्री के बाद करूंगा, है ना, वो एक गलत स्ट्रेटजी होती है और यूजुअली मैंने वो लोगों को फेल होते हुए देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी स्ट्रेटजी मत अपनाइए, पूरा पढ़िए, किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो डेली आपका शेड्यूल जो होना चाहिए वो अगले 2 महीने, 1.5 से 2 महीने जो भी आपके पास हैं उसमें 3 घंटे रेगुलर आपको क्वांट पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी सेट करनी है वो इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट स्टडी ये आपको पहले करनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको क्लियर करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम सवालों पर जंप कर गए, डायरेक्ट प्रैक्टिस पर चले गए कि जब हम सवाल आएंगे तभी देखूंगा, है ना, तब उसी सवाल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ऐसे नहीं, पहले आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जैसे कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो ना तो उसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन जिनको हम बोल सकते हैं, है ना। तो कोई भी आपने चीज पढ़ी उसके डेफिनेटली जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस पर एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, है ना, क्योंकि कोई बिना एग्जाम्पल के कैसे आपको सिखा सकता है। आप बुक से पढ़ोगे या कोई टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं तो वो एग्जाम्पल के साथ साथ सिखाते हैं। तो वो तो हो गई आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उसके बाद आप छोटे छोटे सवाल करो, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस, है ना, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस पर जाइए, है ना। प्रैक्टिस में आप लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर ग्रेजुअली लेवल बढ़ाते हुए हाई लेवल के क्वेश्चंस, मेंस लेवल के क्वेश्चंस पर जाइए। सेक्शनल मॉक आपको रेगुलर बेसिस पर देने ही देने। जैसे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे लेट सपोज आज मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, वो कंप्लीट किया है, तो अगले 1 या 2 दिन तक मैं जो है टाइम एंड वर्क के सेक्शनल मॉक जितने भी मेरे लिए पॉसिबल हैं वो मैं दूंगा, ठीक है। स्पीड मैथ्स की डेली 10 मिनट प्रैक्टिस आपको करनी है। और लास्ट 1 मंथ जो आपका बचता है जैसे जुलाई, उसमें आपको डेली एक प्री लेवल मॉक देना है और उसकी एनालिसिस करनी है। केवल मॉक देने से मतलब नहीं, देखो मैं मॉक तो आपका 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी जो 3 घंटे का मैंने आपको टारगेट दिया है, तो 45 मिनट हो गए तो 2 घंटा 15 मिनट आप क्या करोगे, 2 घंटा 15 मिनट आपको एनालिसिस करनी है। मेक श्योर कि जुलाई से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, तभी आप मॉक दे पाओगे। बिकॉज अगर जैसे मॉक देना मतलब एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करना, जैसे कि आपको फीवर आ रहा है तो आप थर्मोमीटर से टेस्ट कर रहे हो, आप जितनी बार लगा रहे हो बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दवाई नहीं खाई है। दवाई क्या है? दवाई यही तो है कि रेगुलर बेसिस पर जब तक आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मॉक में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तो जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप रेगुलर बेसिस पर मॉक देना ना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी आप बिल्कुल मॉक बंद कर दीजिए, अभी आप दे सकते हैं, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं, कम दीजिए। वीक में 1 बार 2 बार जैसे जैसे आपको मौका मिले, है ना, वीकेंड वगैरह पर अगर आप वर्किंग हैं तो देते रहिए। लेकिन रेगुलर मॉक आपको स्टार्ट करना है जुलाई से, और उससे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, वरना जितनी बार बुखार चेक करोगे, है ना, तापमान हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जब तक दवाई आपने नहीं खाई है बुखार नहीं उतरेगा। तो आफ्टर प्री एग्जाम आपको क्या करना है, फिर आपका जो टारगेट है, बिकॉज प्री एग्जाम से पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम जो है जून तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस, है ना। हम हाई लेवल क्वेश्चंस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम प्री एग्जाम भी दे चुके हैं, हम कंपटीशन में बैठ चुके हैं, हमें आइडिया लग चुका है कि किस किस टाइप के लोग आ रहे हैं, कैसा एग्जाम होता है, तो नाउ वी आर सो मच फेमिलियर। उसके बाद हमें सिर्फ सिंपल काम करना है, 20 मेंस के मॉक, कम से कम एटलीस्ट 20, मतलब कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो आप और भी दे सकते हो, कम से कम 20 मेंस के मॉक कंप्लीट करने और विद कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आप 20 मेंस के मॉक दोगे तो क्वांट में ही अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्वांट में 800 हाई लेवल क्वेश्चंस आप जो है कर चुके होगे, है ना, और प्लस उनकी प्रैक्टिस भी एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में कर चुके होगे, क्योंकि आप मॉक के फॉर्म में उसको दे रहे हो। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज आपको अदर सब्जेक्ट्स में तो ध्यान देना है, केवल क्वांट थोड़ी पढ़नी है, आपको रीजनिंग में भी ध्यान देना है, कंप्यूटर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क, जीए, है ना, उसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप चूज करते हो, उसके अलावा कंप्यूटर भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो सिर्फ क्वांट में ही सारा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी ध्यान देना है। बिकॉज अगर गाड़ी के 4 में से 3 टायर सही चल रहे हैं, एक पंक्चर है, एक में हवा कम है, तो भी गाड़ी लहराती रहेगी, हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाए, राइट। तो चारों टायर में बैलेंस बनाकर चलना है आपको, है ना।
हो सकता है कि आपका जो है एक आध सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छी है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ अगर आपको निकालनी है तो एक दो सब्जेक्ट्स, एक दो पार्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए सुपर स्ट्रॉन्ग। बाकी एक आध सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिनमें आप सिर्फ कट ऑफ को टारगेट लेकर चल रहे हैं, या टारगेट अगर हायर भी लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप केवल कट ऑफ ही निकाल पाओ उसकी, है ना, क्योंकि एक आध सब्जेक्ट तो वीक होता ही है। तो आपको एक दो सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी कमांड बनाकर भी चलनी है। और व्हाई नॉट क्वांट, ज्यादातर लोगों का क्वांट अच्छा ही होता है ना, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली स्कोरिंग भी हो सकता है। आगे अगर बढ़े तो अगर मैं, ये तो हमारा प्रीलिम का डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम देख चुके हैं। मेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मेंस का जो मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इस तरीके से रहता है, 10 क्वेश्चन हमारे डीआई से आते हैं, 2 सेट, एक केसलेट डीआई 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। नंबर सीरीज मिसिंग भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी एंड Q1 Q2 वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 5, जैसे 3 इसके 2 इसके, है ना। और बाकी सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक के, लगभग 9 से 10 सवाल। तो हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इजीली जहां से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक के 3 सवाल, है ना, सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल, तो 6 तो ये हो गए। नंबर सीरीज 5 में से अगर 2 भी कर दी तो 6 और 2 8 हो गए, है ना। और अगर डीआई में से एक सेट आपने कर दिया तो 5 हो गए, 8 और 5 13 नंबर हो गए। कट ऑफ तो सेक्शनल कट ऑफ तो निकल ही गई ना, लेकिन केवल सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालनी, हमको ओवरऑल भी निकालनी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप 40 में से कम 30 प्लस क्वांट में टारगेट लेकर चलो। अगर हमारे स्टूडेंट हो तो आप इतना आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, तो हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो रेगुलर बेसिस पर हमारी 10 बजे सुबह लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑल्टरनेट डे हम जैसे हम लगातार चलाते आ रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, कि रोज हमारी एक प्रीलिम क्लास होती है और अगले दिन हमारी मेंस की क्लास होती है ना। तो हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी तरीके से यूट्यूब भी हमने प्लान कर रखा है। एक दिन प्री प्रैक्टिस क्लास, अगले दिन मेंस, प्री मेंस ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आप रेगुलर 10 बजे जुड़े एग्जाम लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, राइट। तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी। कुछ देखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी में तो मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ कि आप केवल स्ट्रेटजी के बारे में सोचते रहें तो फिर आप क्या ही कर पाओगे, है ना। बहुत ज्यादा मत सोचो, मेहनत करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा, है ना। आप लगे रहिए, लेकिन जो जो बातों का ध्यान देने की जरूरत है वो मुझे बतानी थी, कि जैसे कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, कितना टाइम देना है, कितने मॉक आपको करने चाहिए, ये जो है छोटी छोटी बातें मुझे डिस्कस करनी थी, तो इसीलिए सेशन रखा गया, ठीक है। बाकी रेगुलर बेसिस पर 10 बजे यूट्यूब पर लाइव जुड़ना ना भूलें, ठीक। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।